अध्याय 161 मोलगोन। अध्याय 161। मोलगोन वास्तविक बिक्री प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड सोल स्थानीय लोगों को उत्साहित करने में सफल रहा। यह एक रेडीमेड वार्तालाप स्टार्टर में बदल गया क्योंकि लोगों ने तथाकथित प्रशिक्षण तंत्र के खिलाफ या उसके पक्ष में बहस करना शुरू कर दिया। इसे आजमाने वाले कई लोग असफल हो गए, कुछ निराश होकर चले गए, जबकि अन्य अपने प्रयासों में लगे रहे और अपनी नई खरीदारी में महारत हासिल करने की कोशिश की। जोशुआ जैसे लोग जिन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया, वे ओल्ड सोल की अविश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। उन्होंने जनता को आशा दी कि इस मॉडल में काफी संभावनाएं हैं। मेक की कुख्यात उच्च सीखने की अवस्था एक अगम्य बाधा से एक चट्टान में बदल गई जिसे लांघना संभव था। गेविन के विज्ञापनों ने सबसे अद्भुत नाटकों का जश्न मनाकर इस प्रवृत्ति को तेज कर दिया। कुछ स्थानीय प्रतिभावान लोगों ने विश्व स्तर पर प्रसारित विज्ञापन में प्रदर्शित होने के एकमात्र उद्देश्य के लिए ओल्ड सोल का संचालन भी किया। इन विज्ञापनों में से किसी एक में प्रदर्शित होने के योग्य व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि मिली। इस प्रकार विकृत तरीके से बहुत से प्रतिभाशाली लोगों ने स्कूल के बाद अपनी निशानेबाजी को निखारना शुरू कर दिया। जो कोई भी एक क्वार्टर इंस्टेंस मैच में 5 मैच को मारने में असफल रहा, वे कुलीन कहलाने का हकदार नहीं था। जो भी मामला हो, डीपी ने वेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस दर पर वह महीने के अंत तक 50,000 डीपी की सीमा तक पहुंच सकता है। यह बहुत बुरा है कि मेरा मॉडल विदेश में लोकप्रिय नहीं हो सका। क्लाउडी कर्टेन के बाहर केवल कुछ 100 वर्चुअल मेक बिके। प्रारंभिक बिक्री के बाद इसकी गति स्थिर हो गई क्योंकि ओल्ड सोल की अप्रभावी विशिष्टताओं और खराब समीक्षाओं ने खराब प्रभाव छोड़ा। किसी भी मामले में वर्चुअल मेक से जुड़ा विवाद लिविंग मेक कॉरपोरेशन की प्रोफाइल को ऊपर उठाने में सफल रहा। यहाँ तक कि सबसे दूर दराज के ग्रामीणों को भी नए मशीन निर्माता के बारे में पता चला। आभासी और वास्तविक डिजाइनों की इसकी मामूली सूची से पता चला कि कंपनी के पास बहुत सारे वादे थे। लगभग सभी लोग कंपनी और उसके प्रतिभाशाली मालिक के समर्थक थे। कोई भी वेस को उसके महत्वाकांक्षी उद्यम में असफल होते नहीं देखना चाहता था। वह अपने गृह ग्रह की सनसनी बन गया, जिससे कुछ स्थापित शक्तियां घबरा गईं। घटनाएं प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सैन्य उत्साह का बढ़ता ज्वार आने वाले युद्ध की लहरों पर सवार होने की हमारी योजनाओं में बाधा बनेगा। हमारी तैयारी केवल 2/3 ही पूरी हुई है। हम एक नया वेरिएबल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम पूरा समूह नहीं बुला लेते। हमें इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक उचित रणनीति तय करने की आवश्यकता है। इन अस्पष्ट धमकियों से अनजान वेस ने अपने व्यवसाय में शामिल सभी लोगों को आमंत्रित किया। वेस अभी भी ठीक हो रहे लकी को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। उनकी मणि बिल्ली ने उनके खनिज फीड स्टॉक का आधा हिस्सा खाकर धीरे धीरे उनकी पिछली मुठभेड़ से हुई युद्ध क्षति की मरम्मत की। कैल्सी और गेविन दूसरे सोफे पर एक साथ बैठे। दोनों छात्र आराम से एक दूसरे से बातचीत करते रहे। रेला और मेलकोर पास में खड़े थे, डिट्रिच पर सतर्क नजर रख रहे थे, जिसे वेस ने अचानक बैठक में आमंत्रित किया था। डायट्रिच ने आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, बेब। मैं वेस का घनिष्ठ मित्र हूँ। यहाँ तक कि मैंने समुद्री डाकुओं से उसकी मछली भी बचाई। मुझे तुम्हारी तरह नीच जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेस की ओर मुड़ने से पहले रेला ने उस पर छींटाकशी की। हमने काफी देर तक इंतजार किया है। आइए कृपया इस शो को सड़क पर लाएं। ठीक है। वेस ने अपने प्रत्येक मित्र और कर्मचारी को बारी बारी से देखते हुए जवाब दिया, आप सब यहाँ हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने एक उच्च जोखिम वाला मिशन स्वीकार कर लिया है जो संभवतः मुझे चार्टर्ड स्थान से आगे ले जाएगा। मेरे कार्य की अत्यधिक गोपनीय प्रकृति मुझे विश्वास दिलाती है कि इस अवधि के लिए संचार अत्यधिक प्रतिबंधित होगा। वाह, गंभीर खतरा लग रहा है।
क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या सामना कर रहे हो? अभी तक नहीं, लेकिन उच्च पारिश्रमिक मुझे विश्वास दिलाता है कि मृत्यु का जोखिम वास्तविक हो सकता है। डिट्रिच और अधिक प्रभावित दिख रहा था। पिछली बार जब हमने एक साथ यात्रा की थी तो आपने निश्चित रूप से कुछ गेंदें उगाई थीं। यहाँ तक कि अगर मुझे ऐसे अस्पष्ट प्रस्ताव का सामना करना पड़े तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। खुद को खतरे में डालना मेरे लिए थोड़ी बेवकूफी हो सकती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ, वेस ने समझाया। उनके उभरे हुए डीपी खाते ने उन्हें किसी प्रकार के झटके का सामना करने पर काफी कुछ विकल्प दिए। इसके अलावा, जिस संगठन का मैं हिस्सा हूँ वह मुझे मरने के लिए नहीं भेजेगा। पूरे समूह ने मिश्रित भावनाओं के साथ उनकी खबर को पचा लिया। उसके चचेरे भाई पहले से ही उसकी योजनाओं के बारे में जानते थे, लेकिन वेस जिस खतरे का सामना करने को तैयार था उसे कम करके आंका। यहाँ तक कि रेला भी इस अभियान में उनके साथ जाने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने लगी। का क्या होगा कार्यशाला? कार्लोस ने अनिश्चित स्वर में पूछा। आप हमेशा की तरह व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके काम की जांच कर रहा हूं और आप कितना आगे आए हैं उससे मैं संतुष्ट हूं। मार्सेला के आदेशों को पूरा करने के लिए उसके साथ समन्वय बनाए रखें। बदले में मैं आपके लिए अपना डेटाबेस खोलूंगा। जब तक आप अपने दैनिक काम का कोटा पूरा करते हैं, मैं आपको अपनी कुछ पुस्तकों पर नजर डालने की अनुमति दूंगा। कार्लोस उस समाचार से खेल उठे। जबकि वेस ने अपना अधिकांश ज्ञान सिस्टम से या क्लिफोर्ड सोसाइटी के विशेष पुस्तकालयों से सीखा, उन्होंने कुछ बेहद महंगी पाठ्य पुस्तकें भी खरीदी। अगर वेस एक या दो लोगों को ये आभासी किताबें उधार लेने दें तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, वेस। अच्छा, यदि वर्कशॉप खतरे में है तो मेलकोर के साथ समन्वय करें। मेरे चले जाने पर आप दोनों वर्कशॉप की सुरक्षा के प्रभारी हैं। वेस ने कैल्सी और गेविन की ओर रुख किया। आप दोनों हमारे जनसंपर्क के प्रभारी होंगे। मैं 3 महीने बाद शत्रुतापूर्ण भीड़ और अत्यधिक करों का सामना करते हुए वापस नहीं लौटना चाहता। आप रिपब्लिकन कमिश्नर से कब संपर्क करेंगे? हम 1 सप्ताह पहले उनके कार्यालय में अपॉइंटमेंट निर्धारित कर सकते हैं, कैल्सी ने उसे सूचित किया। क्या आप उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए रुकेंगे? अगर आप उससे आमने सामने बात करेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। मेरे पास समय की कमी है। आप युवा हैं, लेकिन आपको अपना समर्थन देने के लिए मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आपके अब तक के काम ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। एक बार जब आप स्नातक हो जाएं, तो मेरी कंपनी के वकील के रूप में कार्यभार संभालने के लिए आपका स्वागत है। इस प्रस्ताव ने निश्चित रूप से युवा लड़की को प्रभावित किया। सच कहूं तो वेस को अपनी व्यावसायिक कक्षाओं में सीखी गई बातों के अलावा कानून के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अधिक गौरव पैदा करने के लिए उसने कानून के बारे में कुछ और ही दिखावा किया। 3 महीने में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ संभावित सबसे खराब स्थिति पर चर्चा की और सुनिश्चित किया कि प्रतिक्रिया तैयार करते समय वे उनके इरादों को समझें। मेरा क्या? डिट्रिच ने पूछा। अब तक आप सभी ऐसे बात कर रहे थे मानो आप कोई बिजनेस सिम खेल रहे हों। कहाँ रोमांचक हिस्सा है? वेस ने अपना चेहरा ऐसे बनाया जैसे वे अपना दोस्त मानता हो। हम दोस्त हैं, ठीक है। निश्चित रूप से हम हैं। क्या मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था? तो फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझ पर एक उपकार करें। वेस ने अपनी प्राइवेसी शील्ड को बुलाने से पहले तथाकथित लिटिल बॉस से अनुरोध किया और उसे अपने पास खींच लिया। वेस द्वारा शील्ड को नीचे खींचने से पहले इस जोड़ी ने 1 मिनट तक सावधानी से कुछ चर्चा की। डिट्रिच ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। चिंता मत करो वेस, मैं अपनी आंखें बाहर रखूंगा। एजेंडे में और कुछ न होने पर सभी लोग तितर बितर हो गए। वेस और रेला ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था।
हर कोई जानता था कि वे क्या कर रहे थे और वे उसके लिविंग में कॉरपोरेशन को उसके सिर पर मंडराए बिना बचाए रखने में सक्षम होंगे। एक बार जब वे बाहर निकले तो शटल का एक छोटा सशस्त्र काफिला उनकी कार्यशाला के सामने उनका इंतजार कर रहा था। पिछले हमले के बाद से बेस ने एक असुरक्षित वाणिज्य के रफ्तार पर यात्रा करना बंद करने का फैसला किया। शायद मुझे अपना खुद का शटल डिजाइन करना होगा। लकी को पकड़कर वाहन के अंदर कदम रखते ही वे आलस्य से सोचता रहा। रेला उसके पीछे पीछे अंदर चली गई और मजबूत कवच फिटिंग को देखती रही। यह काफी प्रभावशाली लग रहा है। एसएस हमेशा परिणाम देता है, हालांकि मैं उन्हें खुश रखने के लिए अपनी ओर से भुगतान कर रहा हूँ। एक बार जब वे अंदर आ गए तो जुलूस हवा में उड़ गया। जैसे ही उन्होंने क्लाउडी कर्टेन के स्पेसपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया, वेस को अपनी छठी इंद्रिय के खिलाफ एक परिचित सनसनी महसूस हुई। इसका स्वाद एक गहरे बर्फीले तूफान जैसा था जो पूरे महाद्वीप में फैल गया था। इस विनाशकारी हवा की ताकत ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को हवा और ठंड के एक अजय हिमस्खलन में समा लिया। हालांकि स्वाद बदल गया था, फिर भी यह मौत का साया लेकर आया। निशानची, आक्रमण करना, नीचे उतरो। साइयाल अबलिन की व्यावसायिकता में तेजी आई। यहाँ तक कि जब रेला ने वेस को ऐसे देखा जैसे वे अपना दिमाग खो बैठा हो, एस्कॉर्टिंग सुरक्षा अधिकारी ने तुरंत एक अज्ञात प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। प्रत्येक शटल बल के साथ नीचे उतरा, जैसे एक धधकता हुआ प्रक्षेप्य वेस ले जा रहे वाहन से टकराया। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टक्कर से शटल का पूरा ऊपरी भाग फट गया। पायलट के कान से खून बहने के कारण दुर्घटनाग्रस्त वाहन हवा में उछल गया। दूसरे क्षण में उतरने से रेला की जान बच गई। उसके नाजुक शरीर को अपने ढाल जनरेटर के भीतर ढकने के लिए वेस पहले ही उसके शरीर के ऊपर कूद चुका था। हालांकि वे खतरे से बच नहीं पाए थे, क्योंकि उनका इंटीग्रेव सूट अचानक वैक्यूम सूट में बदल गया था। जहर। वेस ने थोड़ा शाप दिया क्योंकि वह जानता था कि उसके शील्ड जनरेटर को कुछ हवा देनी होगी। उसका हत्यारा सामने आया, उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा का मुकाबला करने के लिए एक चतुर समाधान। यदि उसके पास अत्यधिक उन्नत और बेहद महंगा इंटीग्रेव सूट नहीं होता तो उसकी सांसें पहले ही घुट रही होती। इसके बजाय रेला उजागर रही। अपने सभी शिकायती और विद्रोही रवैये के बावजूद महिला एक लार्किंसन थी। जैसे ही वेस ने जहर का जिक्र किया, उसने खतरे को पहचान लिया। वह अपनी आंखें बंद करके और अपनी हथेलियों को अपने कानों पर दबाते हुए उससे चिपक गई। उसने अपनी सांसें भी रोक लीं, जिससे वह अब तक के सबसे बुरे प्रभावों से बच गई। लेकिन अगर जहर त्वचा के संपर्क से फैल गया तो इससे कोई खास मदद नहीं मिली। लकी भी हरकत में आ गया था। घबराई हुई बिल्ली ने अपने ऊर्जा वाले पंजों को सक्रिय कर दिया और अधिकांश क्षतिग्रस्त हिस्सों को उखाड़ दिया। इससे वेस को अपने चचेरे भाई को ले जाते समय धीरे धीरे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे शटल से बाहर कूदने का पर्याप्त मौका मिल गया। बाकी सभी लोगों ने पहले ही धमकी का जवाब देना शुरू कर दिया था। शटलों में से एक ने एक नोजल को उजागर किया और आसपास की सारी हवा को सोख लिया। उम्मीद है कि वह अपने साथ बहुत सारा जहर भी ले जाएगी। एक अन्य शटल ने वीआईपी को उठाया और कार्यशाला की दीवारों की सुरक्षा के पीछे वापस लाया। वर्कशॉप का पूरा सुरक्षा सूट जलकर खाक हो गया था। बुर्जों में से एक रेलगन की दिशा में घूम गया और विनाशकारी गोले दागने लगा। टकराते ही प्रक्षेप्य विस्फोट हो गया, जिससे पूरा घर छींटों और मलबे की बौछार में बिखर गया। आसपास मौजूद कुछ लोग चिल्लाए और भाग गए। उड़ने से पहले बॉट्स की एक बड़ी धारा हवा में उड़ गई। यहाँ तक कि जैसे ही एसएस ने घर की दिशा में बढ़ना शुरू किया, उन्होंने अन्य खतरों पर भी अपनी नजरें गड़ाए रखीं। इस बीच बेस ले जाने वाले शटल ने अपने दरवाजे खोल दिए, जिससे चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त एक सुरक्षा अधिकारी को पूरे इंटीरियर को बंद करने की अनुमति मिल गई। वेस ने अपने ढाल जनरेटर को निष्क्रिय कर दिया,
जिससे उसके फुल बॉडी सूट पर तरल पदार्थ के छींटे पड़ गए। वह अब भी रेला को लेकर परेशान था, जिसने कई चिंताजनक लक्षण दिखाने शुरू कर दिए थे। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद जहर स्पष्ट रूप से उसके शरीर में पहुंच गया था। उसके साथ क्या हो रहा है? उसने मोल्गोन की एक महत्वपूर्ण खुराक ली है। चिकित्सा अधिकारी ने उसके मुंह पर कोई उपकरण चिपकाते हुए उत्तर दिया। वेस यह पता नहीं लगा सका कि उसके किसी भी उपकरण ने क्या किया। समझ की कमी ने उसे काफी डरा दिया। क्या वह मर रही है? वह बुरी जगह पर है, लेकिन वह इसे बनाएगी। जो भी तुम्हें जहर देना चाहता था वह हद में रहे। मोल्गोन तुरंत घातक नहीं है और इसे त्वचा के संपर्क के माध्यम से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक मारक को संश्लेषित करना बेहद मुश्किल है। हालांकि मैंने उसके शरीर को स्थिर कर दिया है। मुझे उसे तुरंत हमारे शाखा कार्यालय में वापस लाना होगा। कुछ मिनट बाद घबराहट शांत हो गई। एसएस को अपराधी का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्हें घर के मलबे में एक उच्च शक्ति वाली रेलगन के टुकड़े मिले। एक क्षण बाद शटल और मैक का एक भारी काफिला उसकी कार्यशाला में उतरा। वे कुछ क्षण बाद चले गए। मुट्ठी भर डॉक्टर पहले से ही रेला के लाल होते शरीर पर काम कर रहे थे। वेस को रुकना पड़ा और विशेषज्ञों के एक समूह ने उसके शरीर को अलग कर दिया और उसके एंटीग्रेव कपड़े छीन लिए। उनकी चिंता इस बात से कम हो गई कि जिसने भी हिट का आदेश दिया वह बहुत दूर तक नहीं गया। सुरक्षा अधिकारियों में से एक ने उन्हें सूचित किया कि यदि हत्यारे ने कुछ अधिक खतरनाक चीज का उपयोग किया तो वे परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग के खिलाफ एमटीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा। एक बार जब एमटीए किसी की पकड़ में आ गया तो आमतौर पर उन्हें क्रूर अंत का सामना करना पड़ा। परिवार के किसी सदस्य को खोने के विचार से उसने अपने दांत पीस लिए। शायद वह हाल ही में बहुत नर्म हो गया है। वह किसी और का पंचिंग बैग बनकर थक गया था। अध्याय 162। जहाज का दल मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर की यात्रा में देरी करनी पड़ी। मोल्गोन के हर निशान को हटाने के लिए वेस के साथ साथ पूरे हमले स्थल को साफ करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने चेकआउट किया, वह मेलकोर के साथ एक अधिक भारी हथियारों से लैस शटल में सवार हो गए और सान्याल एबलन के मुख्यालय की ओर कूच कर गए। रायला के शांत और कमजोर शरीर को विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरणों द्वारा स्कैन और उकसाया जाता देखकर उनका मूड खराब हो गया। क्या वे ठीक हो जाएगी? वेस ने धीरे से पूछा। डॉक्टरों में से एक ने सिर हिलाया। मिस रेला एक लचीली मेक पायलट है। उसके प्रत्यारोपण और जीन उपचार ने भी उसके जीवित रहने में योगदान दिया है। यह अच्छी बात है कि आपके विभिन्न प्रति उपाय इतनी जल्दी सक्रिय हो गए हैं। आधे साल की थेरेपी के बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। विभिन्न संयोगों ने वेस को इस हमले से सुरक्षित बचने की अनुमति दी, लेकिन वे रायला से ऐसा नहीं कह सका। उसने अपना उपहार देने का संकल्प लिया। चेरे भाई कम से कम अतिरिक्त एंटीग्रेव कपड़ों का एक सेट। उसके पास पहले से ही एक कोठरी भरी हुई थी, इसलिए इसमें शायद ही कोई सेंध लगी हो। रेला के इलाज के लिए वेस को 2 मिलियन क्रेडिट चुकाने पड़े और इसमें भारी छूट भी शामिल थी। हत्या के प्रयास से बच निकलने पर एसएस को थोड़ा खेद महसूस हुआ होगा। किसी भी मामले में यह पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया था, क्योंकि मिस रोबिन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्होंने रेला का इलाज कोएलिशन स्टैंडर्ड तकनीक से किया है। अब जब रेला एक्शन से बाहर हो गई है तो क्या आपको उसकी जगह लेने की जरूरत है? मेलकोर ने ऐसे लहजे में पूछा जिससे पता चलता है कि वह अपने चचेरे भाई की देखभाल करना चाहता है। नहीं, मुझे यकीन है कि मेरे मुवक्किल ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था स्वयं की थी। बेहतर होगा कि आप मेरी वर्कशॉप पर नजर रखें। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे सामान के साथ खिलवाड़ करें। भले ही वेस ने मेलकोर को साथ जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन मेक पायलट को लगातार रेला की चिंता रहती थी। उसने उसे घर पर छोड़ने और किसी और को लाने का फैसला किया। एकमात्र समस्या यह थी कि वेस किसी और को नहीं जानता था जो रेला की जगह ले सके।
आश्चर्यजनक रूप से मेलकोर ने उनके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। आपका परिसर पहले से ही काफी सुरक्षित है और मुझे विश्वास है कि रायला को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आपको अपनी निगरानी रखने के लिए किसी की जरूरत है, इसलिए मेरी उपस्थिति से इनकार न करें। ठीक है, मैं आपके मेक को मेरे कारवेट में ले जाने की व्यवस्था करूंगा। कुछ क्षण बाद वे एक प्रेस कक्ष में दाखिल हुए। कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद कई स्थानीय पत्रकार यहां एकत्र हुए। उनके कैमरा बॉट उनके सिर के पीछे मंडरा रहे थे, जो आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे ग्रह पर स्ट्रीम करने के लिए तैयार थे। उनकी वर्कशॉप पर हुआ हमला हाल के इतिहास में हुई सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक था। क्लाउडी कर्टेन के प्रत्येक नागरिक ने उत्साहपूर्वक अपनी गपशप फैलाई क्योंकि वे किसी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। खून की कमी से जूझ रही स्थानीय पुलिस सेवाओं ने केवल एक लापरवाह बयान जारी किया, जबकि वे बिना सिर वाले मुर्गों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। गेविन की मीडिया प्रेमी प्रवृत्ति के अनुसार इसने अनजाने में वेस को कथा को आकार देने का मौका दिया। वेस ने गेविन की ओर सिर हिलाया जब वे उसके पास गया। जनता ने इसे अब तक किस रूप में लिया है? वे बेचैन, उत्साहित और क्रोधित हैं। गेविन मुस्कुराया, जैसे कि हत्या के प्रयास ने वास्तव में उसे प्रसन्न किया हो। सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़ा मीडिया पहले से ही शांति के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन उनके कट्टर समर्थकों के अलावा लगभग कोई भी उन चैनलों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पास आबादी का एक बड़ा हिस्सा आपके शब्दों पर टिके रहने के लिए तैयार है। जबकि वे इसको स्थिति का लाभ उठाना अरुचिकर लगा, आवश्यकता ने उसे गेविन के सुझावों का पालन करने के लिए मजबूर किया। वे प्रकाश में थे और उनके शत्रु अंधकार में थे। हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। इसके अलावा, जहां तक क्लाउडी कर्टेन का सवाल है, बेंटहाइम और उससे आगे की घटनाएं आकाशगंगा के दूसरी तरफ भी हो सकती हैं। शुभ दोपहर। पोडियम पर चढ़ते ही वेस ने कैमरों का अभिवादन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम वेस लार्किंसन है। मैं वर्मीर ग्रुप के मास्टर कार्मेन ओल्सेन के संरक्षण में एक प्रशिक्षु में एक डिजाइनर हूँ। मैंने हाल ही में अपने गृह क्लाउडी कर्टेन में लिविंग मेक कॉरपोरेशन की स्थापना की है। सभी पत्रकारों को उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही पता थी, लेकिन उनके बहुत से दर्शकों को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। उसने जानबूझकर अपनी स्वामी की प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा उधार लेने के लिए उसके नाम का उल्लेख किया। इसने उन लोगों को मजबूर कर दिया जो आमतौर पर निचले स्तर के मेक डिजाइनरों को खारिज कर देते थे, उन्हें गंभीरता से लेने के लिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज सुबह क्या हुआ? निश्चित रूप से। वेस ने घटनाओं के क्रम का संक्षिप्त और तथ्यात्मक विवरण दिया। विभिन्न रिकॉर्डिंग्स पहले ही गैलेक्टिक नेट पर लीक हो चुकी थीं, इसलिए किसी ने कुछ भी नया नहीं सीखा। उन्होंने अपने ढाल जनरेटर और एंटीग्रेव कपड़ों को भी अपनी कहानी से बाहर कर दिया। अपने शत्रुओं को कोई विचार देने की आवश्यकता नहीं है। इस भयानक हमले का जिम्मेदार कौन है? वेस ने एक सधी हुई अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कई संभावनाओं के बारे में सोच सकता हूँ। विभिन्न लोग मुझे जाता हुआ देखना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्लानिटरी असेंबली के माध्यम से एक नया कर बिल लाने के लिए कड़ी मेहनत की है जो मुझे व्यवसाय से बाहर कर देगा। तकनीकी रूप से उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने पत्रकारों और प्रसारण देखने वाले दर्शकों को खुद ही बिंदुओं को जोड़ने दिया। भले ही यह नकली आधार पर था, हर किसी को साजिश सिद्धांत पसंद था। ग्रीन्स और व्हाइट डव्स जितने चाहे उतने खंडन जारी कर सकते थे। इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वे उससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे। क्या वे हमले के लिए जिम्मेदार हो सकते थे? वेस ने नहीं किया ऐसा सोचो, लेकिन वह वैसे भी उन्हें कीचड़ में घसीटने को तैयार था। अंतिम फैसला जनता को करने दीजिए। उन्होंने एक ड्रामा कहानी गढ़ना जारी रखा जिसे गेविन ने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। वेस को पहले ही कुछ प्रशिक्षण मिल चुका था कि क्या कहना है और क्या छोड़ना है।
उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सच था, और इसलिए यदि कोई परिष्कृत झूठ पकड़ने वाला कार्यक्रम अपनाता है तो उसे जांच से गुजरना चाहिए। एक बार जब वे सम्मेलन के अंत में पहुंचे तो उन्होंने एक अंतिम वक्तव्य छोड़ दिया। मैं आज किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बच गया क्योंकि यह मेरा घर है। आलोचकों और निराशावादियों पर विश्वास न करें कि हम केवल बेनथाइम को खिलाने के लिए ही अच्छे हैं। लिविंग मेक कॉरपोरेशन की यहाँ उपस्थिति मेरे विश्वास को दर्शाती है कि हम मजबूत हो सकते हैं। उनकी बातों ने सभी को हैरान कर दिया। वेस ने पत्रकारों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे उसकी वाकपटू प्रतिक्रिया को पचा गए। उसने गेविन की ओर सिर हिलाया जो उस बिल्ली की तरह मुस्कुराए जिसे कैनरी मिल गई थी। आपने बहुत अच्छा काम किया, बॉस। आप अपने शब्दों पर बिल्कुल भी लड़खड़ाए नहीं। मुझे जो एकमात्र दोष नजर आता है वे यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा ही सक्रिय व्यवहार कर रहे हैं जो हत्या के प्रयास में बच गया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वेस थोड़ा मुस्कुराया। मैं यह सोचता रहता हूं कि मेरा प्रदर्शन देखने के बाद वे घृणित राजनेता शराब के कितने कौड़ पिएंगे। इसने उनके और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच के किसी भी पुल को पूरी तरह से जला दिया, लेकिन वेस ने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपने लिए कुछ समय खरीदा। गेविन और कैल्सी के अनुसार उनके प्रदर्शन को कर सुधार बिल की हवा पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए। एक दिन बाद एक भारी हथियारों से लैस काफिला 2 हवाई वाहनों के साथ अंतरिक्ष बंदरगाह के एक घिरे हुए हिस्से के अंदर उतरा। कई बटों के साथ आए कई सुरक्षा अधिकारियों ने परेशानी पर अपनी आंखें मूंद रखीं। केंद्रीय शटलों में से एक ने अपनी हैच खोली, जिससे वेस, मेलकोर और लकी को बाहर निकलने की अनुमति मिल गई। वह एक एस्कॉर्ट की ओर मुड़ा और सिर हिलाया। सवारी के लिए धन्यवाद। वेस मैदान के दूसरी ओर मुड़ गया और खड़ी कारवेट की ओर चल दिया। मरम्मत के बाद बाराकोडा ने अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया। उसके पीछे के थ्रस्टर्स उतने ही प्राचीन दिख रहे थे जितने पहले दिन वे उसके कब्जे में आई थी। वह पहली बार बाराकोडा के दल से भी मिले। 5 आश्चर्यजनक दिखने वाली महिलाओं के एक समूह ने उसकी आंखों में देखा। यहाँ तक कि मेलकोर भी उन्हें एक साथ देखकर एक पल के लिए रुक गए। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी आस्तीन पर एलएमसी का लोगो चिपकाकर एक निराकार नीली वर्दी पहनी थी, तब भी वे स्वर्गदूतों की तरह लग रहे थे। नमस्ते, वेस ने अजीब ढंग से कहा। मैं आपका नया बॉस हूँ। हमें पता है आप कौन हैं। एकमात्र टोपी वाले एक लाल बालों वाले ने उत्तर दिया। कैप्टन एम्बर सिल्वेस्ट्रा, आपकी सेवा में। प्रथम श्रेणी इंजीनियर उशरा जैकबसन, आपकी सेवा में। एक सांवली चमड़ी वाली महिला ने कहा। प्रथम श्रेणी पायलट मिरांडा फार्म, आपकी सेवा में। जहाज सुरक्षा अधिकारी एजी सिपोस, आपकी सेवा में। सक्षम स्पेस सर्जन मेलकम स्टाहल, आपकी सेवा में। जिस तरह से उन्होंने आपकी सेवा में बात की उससे पता चला कि उन्हें व्यापक प्रशिक्षण मिला है। वेस बता सकते थे कि वे वही शब्द आकर्षक आवाजों और मोहक मुस्कान के साथ कहते थे। आज किसी भी महिला ने खुद को पेशेवर के अलावा किसी अन्य रूप में स्थापित नहीं किया है। वेस को मार्सेला से पहले ही नीचा दिखाया जा चुका है। जाहिर तौर पर महिलाएं एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती थीं जो लग्जरी नौकाएं संचालित करती थी। जहाजों को बचाए रखने के अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा उन्होंने अपने ग्राहकों को लाड़ प्यार भी दिया। घटिया कंपनी की किस्मत में भारी गिरावट के कारण उन्हें अपने आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उच्च प्रशिक्षित महिलाओं का यह एकजुट समूह भी शामिल था। बहुत सारी रियायतें छोड़े बिना उन्हें हासिल करने के लिए वेस को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। उन्हें मिलने वाला कुल मासिक वेतन प्रति माह केवल 35,000 क्रेडिट के बराबर था, साथ ही कुछ अतिरिक्त जोखिम वेतन भी। उन्होंने बाराकोडा को बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च किया। दोबारा बोलने से पहले कैप्टन सिल्वेस्ट्रा ने उन्हें अपने नए दल का सम्मान करने के लिए पर्याप्त समय दिया। स्पष्ट रूप से कहूं तो, श्रीमान,
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ शालीनता से व्यवहार किया जाएगा। प्रचलित रोजगार कानून हमें किसी भी गैरकानूनी या अनुचित आदेश को अस्वीकार करने का अधिकार देते हैं। मेरा कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है, वेस ने हाथ उठाते हुए संकोचपूर्वक उत्तर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका सारा आत्मविश्वास उनके शरीर से निकल गया। एकमात्र चीज जिसकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं वे है बाराकोडा को चलाना। आपका कारवेट एक अद्भुत जहाज है, वह सही हाथों में है। आइए आप सभी को इसमें शामिल करें। जैसे ही वे हैच में दाखिल हुए, सिल्वेस्ट्रा ने जहाज की स्थिति की सूचना दी। वेस को बमुश्किल उसके शब्दों का महत्व समझ में आया। फिर भी वे पूरी तरह सुसज्जित होकर आए थे और एक यात्रा के लिए तैयार थे जो उन्हें बहुत दूर तक ले जा सकती थी सभ्य स्थान से। हमारी ईंधन की स्थिति कैसी है? एक बार जब वे केंद्रीय गलियारे में दाखिल हुए तो उन्होंने पूछा। दल अपने स्टेशनों पर तितर बितर हो गया। हम उच्च श्रेणी के ईंधन के मामले में पूरी तरह से शीर्ष पर हैं। हमारे पारस्परिक मित्र मार्सेला ने एक चैनल की व्यवस्था की जिसका उपयोग हम सीमित मात्रा में ईंधन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से माप नहीं किया गया है, इसलिए इस बात को न फैलाएं। उसने सिर हिलाया और अपने अजीब दल को अपना काम करने दिया। कैप्टन सिल्वेस्ट्रा ने कैप्टन की सीट ली जबकि वेस और मेलपुर पर्यवेक्षक की सीटों पर बैठे। ऊबड़ खाबड़ सवारी की स्थिति में उन्होंने खुद को बांध लिया। क्या मुझे उतारने की अनुमति है? आगे बढ़ो, कप्तान। अपने पायलट मिरांडा के विशेषज्ञ नियंत्रण में कारवेट ने अपना लैंडिंग गियर वापस ले लिया और धीरे धीरे कक्षा में उड़ गया। अच्छी तरह से निर्मित जहाज मुश्किल से हिलता था क्योंकि इसके थ्रस्टर्स ने क्लाउडी कर्टेन के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। एक बड़े जहाज को मानक गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में इस तरह के कार्य को पूरा करने में परेशानी हो सकती है, लेकिन छोटे और चिकने कारवेट में पर्याप्त जोर था। हम वर्तमान में कक्षा में पहुंच गए हैं, सर। तुम्हारे ऑर्डर। मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करें। हमें 18 दिनों में पहुंचना है। सिल्वेस्ट्रा ने वेस की ओर देखने के लिए अपनी सीट घुमाई। क्या आप ईंधन बचाना चाहते हैं? यदि हम छोटी लेकिन बार बार छलांग लगाते हैं तो हम अपने ईंधन व्यय का 30% तक बचा सकते हैं। हालांकि हमारी एफटीएल ड्राइव भी तेजी से खराब हो जाएगी। वेस को प्रश्न पर विचार करने में 1 मिनट का समय लगा। पहले उसे केवल ऑटो पायलट सेट करने की आवश्यकता होती थी, जिससे जहाज को सभी विकल्प चुनने की अनुमति मिलती थी। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं आपके फैसले को मानूंगा। हालांकि मैं देर से नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इसे सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया सर। कैप्टन सिल्वेस्ट्रा मिरांडा को मैनक्रॉफ्ट के लिए एक रास्ता तैयार करने का निर्देश देने के लिए पीछे मुड़े। पायलट ने एक नेविगेटर के रूप में क्रॉस ट्रेनिंग की, इसलिए उसने कुशलतापूर्वक एफटीएल संक्रमणों की एक श्रृंखला की साजिश रची जो उन्हें सुरक्षित और प्रसिद्ध स्टार सिस्टम के माध्यम से ले गई। दुर्भाग्य से वे मैनक्रॉफ्ट के जितने करीब पहुंचे, उन्हें उतनी ही कम बस्तियां मिलीं। सीमावर्ती क्षेत्र अत्यधिक अराजक हैं। अंतरिक्ष के इस हिस्से में समुद्री डाकू और विदेशी हमलावर अक्सर दिखाई देते हैं। वह गलत है, वेस ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। मैंने सोचा कि कॉमन फ्लीट एलायंस को सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कैप्टन और पायलट दोनों ने उसे बेवकूफ की तरह देखा। जगह बड़ी है, अकल्पनीय रूप से बड़ा। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक विशाल स्थान है जिसमें काफी हद तक कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी बेड़ा किसी घुसपैठ को रोक सके। मैंने सुना है कि CAFA के पास कई प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में किसी भी एफटीएल संक्रमण का पता लगाने में सक्षम सेंसर हैं। भले ही वे उनका पता लगाने में सक्षम हों, लेकिन उनके पास हर जांच को आगे बढ़ाने के लिए संख्याएं नहीं हैं। यदि उन्हें पर्याप्त मजबूत सिग्नल मिलता है तो वे केवल कुछ युद्धपोती जुटा पाते हैं।
मुट्ठी भर कारवेट और फ्रिगेट आकार के जहाज जो नियमित रूप से सीमा से गुजरते हैं वे व्यावहारिक रूप से दंड से मुक्ति के साथ ऐसा करते हैं। यह पता चला कि कोमोडो स्टार सेक्टर को सौंपे गए बेड़े में उनके प्रचार से हमेशा सुझाए गए युद्धपोतों की तुलना में बहुत कम कार्यात्मक युद्धपोत थे। यह आकाशगंगा के केंद्र में तैनात मुख्य बेड़े के लिए एक मोमबत्ती भी नहीं बचा सका। तो संक्षेप में, हमें लगातार किसी खतरनाक चीज का सामना करने का खतरा बना रहता है। यह सही है सर। हालांकि बाराकुडा इस स्टार सेक्टर में सबसे तेज कारवेट में से एक है। जब तक हम पूर्वानुमानित रास्ते पर नहीं चलते, हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं। वेस ने उदास होकर सिर हिलाया। एक बार वह सीधे समुद्री डाकू के घात में घुस गया। अध्याय 163 अदम्य सितारे। मिस मिरांडा ने एक तेज पाठ्यक्रम की योजना बनाई जो उन्हें 17 दिनों के भीतर मैनक्रॉप तक ले आई। वह बिल्कुल नई F30L ड्राइव का परीक्षण और अंशांकन करने के लिए छोटी और लंबी हॉप के बीच वैकल्पिक करना चाहती थी। आकाशगंगा का कोर F30L की इस पीढ़ी से परिचित है, लेकिन यह हमारे लिए नई तकनीक है। हमें एक आधार रेखा स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि हम जान सकें कि हम इसे कितनी दूर तक आगे बढ़ा सकते हैं। कारवेट श्रेणी के जहाजों को विशेष रूप से उदार सीमा के लिए जाना जाता है। और एक सीमा है, हम किसी तारा प्रणाली में कितने निकट परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा मुख्य रूप से जहाज और गंतव्य के तारे के बीच सापेक्ष द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह कुछ हद तक खतरनाक लगता है, वेस ने आशंकित होकर कहा। अच्छी बात है कि हमारे पास एक प्रथम श्रेणी इंजीनियर है, सर। उषा के पास F30L ड्राइव को उनकी सीमा तक पहुंचाने का काफी अनुभव है। हमारे पूर्व ग्राहकों को गहराई में कूदने का रोमांच पसंद आया। वेस ने उसकी बात मान ली। उसने उन्हें ठीक इसलिए काम पर रखा क्योंकि वे किसी भी मुसीबत में फंसने की स्थिति में अधिक विकल्प चाहता था। जबकि क्रू के सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, वेस और मेलकोर के पास बहुत सारा समय था। वेस का पीछा करते हुए मेलकोर ने आप भरी पुल का। रेला को शायद आपके दल से मित्रता करना अच्छा लगता होगा। जहाज पर केवल 2 आदमी होने के कारण उन दोनों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। वेस ने आप भरी। मुझे लगता है कि हम यात्रियों तक सीमित रह गए हैं। आइए आगामी अभियान की तैयारी करें। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार की भूमिका निभा पाएंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि यदि आवश्यक हो तो आप भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शांति से समय बिताया। मेलकोर ने अपना अधिकांश समय कार्गो खाड़ी में बिताया। उन्होंने अपने राइफलमैन मेज के कॉकपिट को एक सिम्युलेटर पॉड के रूप में इस्तेमाल किया और 0G स्थितियों में शूट करने की अपनी क्षमता का उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण किया। डिट्रिच के हैरियर के विपरीत, मेलकोर के स्टैनिस्लाव मॉडल में उड़ान प्रणाली का अभाव था। ओल्ड सोल के विपरीत, मेलकोर का राइफलमैन एक चलती हुई लड़ाई लड़ने के लिए था। इसमें एक मजबूत और शक्तिशाली इंजन था जो स्टैनिस्लाव को अपने विरोधियों के उद्देश्य को खराब करते हुए विभिन्न बाधाओं से बचने की अनुमति देता था। इसकी रैपिड फायर लेजर राइफल ने मध्यम दूरी पर मैच को खत्म करने में उत्कृष्टता हासिल की। इसके रखरखाव का जिम्मा जिस किसी पर भी था, उसने बहुत अच्छा काम किया। वेस ने मेक पर जाने के बाद घोषणा की, इसमें शायद ही किसी बदलाव की आवश्यकता थी। लार्किंसन अपने मैच को जानते हैं। आप जानते हैं, हम रिटर्सबर्ग में कुछ बेहतरीन यांत्रिकी तकनीशियनों को नियुक्त करते हैं। चूंकि वेस के पास इस समय करने के लिए और कुछ नहीं था, वह अपने स्टेट रूम में लौट आया और आलस्यपूर्वक गैलेक्टिक नेट को ब्राउज किया। ऊबा हुआ लकी उसकी गोद में कूद गया और खुद को सहज किया। जहाज के क्वांटम उलझाव नोड ने वेस को शेष आकाशगंगा के साथ संपर्क में रहने की अनुमति दी। उन्होंने क्लाउडी कर्टेन पर वर्तमान घटनाओं पर बारीकी से नजर रखी। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हाल की घटनाओं ने लोगों को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। व्हाइट डव्स और ग्रीन्स की ओर से शालीनता ने उन्हें जनता की राय में अचानक बदलाव के लिए तैयार नहीं किया।
तटस्थ नागरिकों का एक बड़ा समूह है जिन्होंने कभी राजनीति पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से किसी एक को चोट लगने पर वे उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हो गए। वेस को यह काफी हास्यास्पद लगा कि उनका स्थान उन नेताओं से ऊंचा है जिन्होंने कई पीढ़ियों तक ग्रह पर शासन किया। शांतिवादियों ने अपने पीछे खड़े संघों के साथ मिलकर क्लाउडी कर्टेन की स्थापना की और इसे 2 शताब्दियों से अधिक समय में एक शांत और रमणीय कृषि ग्रह में बदल दिया। अब भी वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधी से अधिक आबादी को रोजगार देते हैं। अपने सभी प्रयासों के बावजूद संस्थापक अभिजात वर्ग को आम लोगों से बहुत कम सराहना मिली। उनका लालच और जिसे वे अपना निजी खेल का मैदान समझते थे, उसके विकास को रोकने की उनकी कोशिशों ने इस बार उनके खिलाफ काम किया। यह सब मैचेस के कारण। इस युग की वर्तमान युग चेतना पूरी तरह से मैच की महिमा के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ तक कि सबसे छोटे किसान और छोटे मजदूर भी आधुनिक युग के इन देवताओं की पूजा करने की अपनी मूल इच्छा से प्रभावित थे। बेन थीम सबका ध्यान क्यों आकर्षित करता है? हमारे पास अपना खुद का मेकेरिना भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि वह आदमी हमें नीचे धकेलता रहता है। उनके टावरों में रहने वाली मोटी बिल्लियां हर दिन अपनी मिलियन क्रेडिट वाइन पीती हैं, जबकि आपके और मेरे जैसे औसत लोग एक घर नहीं खरीद सकते। मैक्स 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 मैं और अधिक मैच देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये सभी में एक प्रमुख पागल हो गए हैं। मैं इन दिनों मेक पर लगातार चर्चा सुने बिना शायद ही अपने कुत्ते को घुमा सकता हूँ। यहाँ तक कि पायनियर्स भी इस बैंडाबाजी में शामिल होने लगे। उन्होंने स्वार्थवश उसका मुद्दा उठाया जैसे कि उन्होंने कभी उसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया हो। वेस को नहीं पता था कि उनके समर्थन का क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके प्रयासों का स्वागत किया। किसी भी स्थिति में व्हाइट डव्स और ग्रीन्स ने बढ़ते ज्वार के खिलाफ पीछे हटना शुरू कर दिया। शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि जनता की अनदेखी करना एक बुरा विचार है। उन्होंने ग्रह के बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ाने के लिए अपनी आगामी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उनके शब्दों में, बेहतर स्कूलों और अस्पतालों के भुगतान के लिए कर सुधार विधेयक की आवश्यकता है। ग्रह पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रत्येक धनी व्यवसाय को कुछ त्याग करना पड़ता है। रहस्यमय ढंग से बहुत सी छूटें गायब होगी। बदले में बिल ने कई उद्योगों को कम अपमानजनक अधिकतम कर दर के अधीन कर दिया। चतुर पैंतरेबाजी ने यह कहना अधिक कठिन बना दिया कि व्हाइट डव्स और ग्रीन्स ने वेस जैसे बाहरी व्यक्ति की तुलना में अपने दोस्तों के छोटे समूह को प्राथमिकता दी। इससे यह तथ्य नहीं बदला कि लिविंग में कॉरपोरेशन को अपने मुनाफे का 40% ग्रह के खजाने में देना पड़ा। हालांकि यह पिछली दर की तुलना में थोड़ा अधिक उचित लग रहा था, फिर भी यह बेनथाइम की दर से अधिक था। ये लोग नहीं जानते कि कब हार मानी है। मुश्किल से कुछ भी मुफ्त उपहारों का मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक कि मशीनों का आकर्षण भी निजी लाभ के आगे फीका पड़ सकता है। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। वेस ने निष्कर्ष निकाला और उनके कर्मचारी सहमत हुए। उन्होंने पहले ही रिपब्लिकन कमिश्नर के साथ एक नियुक्ति की व्यवस्था कर ली है। उम्मीद है कि ग्रह को युद्ध के लिए तैयार करने के उनके दायित्व ने एक पक्ष को दूसरे पक्ष के पक्ष में रखने के उनके संयम के विरुद्ध जीत हासिल की। एकमात्र समय जब हर कोई एक साथ आया था जब जेन ने रात का खाना परोसा था। जहाज पर सबसे कनिष्ठ स्पेसर के रूप में वह आमतौर पर विविध कर्तव्यों को संभालती थी जिसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसमें खाना बनाना भी शामिल था। जेन निश्चित रूप से अपनी सामग्री को जानती थी, क्योंकि प्रत्येक रात्रि भोज शानदार और संतुष्टिदायक था। इस समय हर कोई थोड़ा ढीला हो गया। वेस के लिए अपना मुंह खोलने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने इस पद को लेने का फैसला क्यों किया। उसे पता चला कि उन सभी ने अपनी पिछली नौकरियों में उदार टिप अर्जित की थी। इसका स्थायी होना कभी नहीं होता। उषा ने कहा, हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं। यह उन कुछ अवसरों में से एक है
जिनके लिए हम जैसे आम लोग अपने प्रशिक्षण का खर्च उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेरे इंजीनियरिंग कोर्स कितने महंगे हैं? मैं आभारी हूं कि मेरे पुराने बॉस ने इसके लिए भुगतान किया। अन्य सभी महिलाओं की भी ऐसी ही कहानियां थीं। भले ही उनमें थोड़ी प्रतिभा थी, फिर भी उनके पास अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने का अवसर नहीं था। आपको हमारे लिए खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पिछले बॉस हमारा बहुत ख्याल रखते थे। यह शर्म की बात है कि वे रिश्वत लेते पकड़ा गया। जब हमें से कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, तो हमने सेवा उद्योग छोड़ने का फैसला किया। किसी बड़ी या अधिक पेशेवर चीज के बजाय बाराकुंडा के चालक दल को क्यों चुना जाए? कैप्टन सिल्वेस्ट्रा अपने दल को देखकर मुस्कुराई। हमें साथ रहना पसंद है। आनंद नौकाओं के साथ हमारे अनुभव ने हमारे लिए नौकरी के बहुत कम अवसर छोड़े हैं। हमारे पास यात्री जहाजों या परिवहन में वरिष्ठ पद लेने की योग्यता नहीं है। जिन लोगों ने हमें सब में शामिल करने की पेशकश की, वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम फिर से अपने पूर्व कर्तव्यों को निभाएं। जी, उनका सुरक्षा अधिकारी चिढ़कर बोला। वे कीचड़ के गोले हमारे पुराने बॉस से 10 गुना बदतर हैं। कम से कम उसने एक साफ सुथरा जहाज चलाया क्योंकि वे बड़े लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहता था। सेवा उद्योग के अन्य मालिकों के पास शक्तिशाली गिरोह हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं। इससे उन्हें कुछ चीजों से छुटकारा मिल जाता है। किसी ने कोई उदाहरण नहीं दिया, लेकिन वे कुछ अनुमान लगा सकते थे। ब्राइट रिपब्लिक के अधिकांश निचले हिस्से पर शासन करने वाले प्रमुख गिरोहों ने वाल्टर व्हेलर्स की तरह कुछ भी व्यवहार नहीं किया। ये प्यारे गुंडे गृहनगर नायक नहीं थे जो हर महीने केवल एक बार लोगों को पीटते थे। नहीं, इन संदिग्ध उद्यमों ने एक विशाल भूमिगत नेटवर्क पर शासन किया जिससे उन्हें हर साल अरबों क्रेडिट मिलते थे। इतना सारा पैसा दांव पर होने के बावजूद इनमें से किसी भी संगठन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मैं तुम्हें अपने साथ पाकर खुश हूँ। वेस ने अपने दल को आश्वस्त करने की आवश्यकता महसूस करते हुए स्वीकार किया कि उनका सेवा उद्योग की तरह काम करने का इरादा नहीं है। मुझे बाराकुडा के साथ बहुत अधिक यात्रा करने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जब भी मैं ऐसा करूंगा, हम खतरे की ओर बढ़ सकते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वेस्ट्रा ने आकस्मिक भाव से उत्तर दिया। आपके आर्कन क्लास कारवेट की क्षमताओं के साथ संयुक्त हमारा प्रशिक्षण हमें आगे बढ़ाएगा। वेस को लग रहा था कि वे सामने आने वाले किसी भी संकट को गले लगा सकते हैं। कठिन परिस्थितियों को सुलझाने से निश्चित रूप से यह साबित होगा कि वे अमीरों के साथ इश्काबाजी करने से कहीं ज्यादा किसी चीज के लिए अच्छे थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी यदि वे अपना बायोडाटा पैड करना चाहते थे। जब तक वे कुछ वर्षों तक वहीं रुके रहे, वे उन्हें कई भत्ते देने को तैयार था। वह जानता था कि वह अपने आकर्षण से उन्हें प्रेरित नहीं कर पाएगा, इसलिए वह अपने दल को प्रेरित करने के लिए केवल स्पष्ट प्रोत्साहन का उपयोग कर सकता था। क्या आप मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर से परिचित हैं? वेस ने पूछा। यह आकाशगंगा के सबसे दूरस्थ कोने में एक विशिष्ट सीमांत बांध है। पूर्व समुद्री डाकुओं, भाड़े के सैनिकों और हताश व्यापारियों के एक समूह ने वहां अपना घर बना लिया है। वे सीमा के दोनों ओर अज्ञातारों की खोज करके अपना जीवन यापन करते हैं। रेत वालों के बारे में क्या? उन्होंने दबाव डाला। इस बार उन एलियंस का जिक्र किया जिन्होंने मैनक्रॉफ्ट के ठीक बगल की सीमा पर सितारों पर कब्जा कर लिया था। उन सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों को मनुष्यों के प्रति बेहद आक्रामक माना जाता है। मुझे लगता है कि यदि भाग्य चाहने वालों का एक समूह उनके क्षेत्र में इधर उधर घूमेगा तो वे क्रोधित होंगे। आप गलत नहीं हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी अधिक जटिल है। सिल्वेस्ट्रा ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। मानव जाति में अंतरिक्ष को हमारी स्वामित्व वाली वस्तु या कुछ और चीज के रूप में देखने की प्रवृत्ति है जो अन्य जातियों के पास है। यह हमारे स्वामित्व वाले प्रभावी क्षेत्र को देखने का एक अविश्वसनीय रूप से सरल तरीका है। तो फिर आप अंतरिक्ष को कैसे देखते हैं? अकल्पनीय दूरियों का एक विशाल समुद्र जो यदाकदा द्वीपों से युक्त है।
प्रत्येक द्वीप एक सितारा है। प्रत्येक जाति वास्तव में केवल ठोस जमीन पर ही अपना प्रभाव डाल सकती है। कोई भी विशाल समुद्र पर दावा करने में सक्षम नहीं है। अच्छा ऐसा है। इसलिए सीमा पर रेत कर्मियों का दृष्टिकोण हमसे भिन्न है। वे कई मायनों में बहुत अजीब हैं। रेत जैसे छोटे छोटे जीवों के विशाल संग्रह के बारे में आप और क्या कह सकते हैं? किसी भी मामले में हमें संदेह है कि रेतीले लोगों को अपनी सीमाओं का भी पता नहीं है। कोई नहीं जानता था कि रेतियों ने खुद को कैसे संगठित किया। रेत के एक कण से थोड़ा ही बड़ा वे कीड़ों के छत्तों की तरह व्यवहार करते थे। व्यक्तिगत रूप से वे कमजोर और महत्वहीन थे। एक बार जब वे एक पहाड़ के आकार की सभा में एकत्रित हो गए तो वे और अधिक डरावने हो गए। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जब ऐसा हुआ तो सैंडमैन ने अपनी प्रसंस्करण शक्ति को हाइव दिमाग में जोड़ दिया। समूह जितना बड़ा होगा उनके विचार उतने ही डरावने होंगे। अफसोस की बात है कि उनमें कभी भी भावनाएं नहीं दिखती और वे शायद ही 6 साल के मानव बच्चे से आगे निकल सकें। उनकी मूल समझ से परे तकनीकी एकमात्र कारण थी कि मानवता ने उन्हें गंभीरता से लिया। विभिन्न प्रकार की विदेशी सामग्रियों के मूल पर केंद्रित कुछ असामान्य सैंडमैन किसी तरह इफर्टीएल का एक व्यावहारिक रूप विकसित करने में कामयाब रहे। इसने दौड़ को एक खतरे में बदल दिया, क्योंकि प्रत्येक बड़े आक्रमण में पूरे ग्रह रेतीले लोगों की लहरों में समा गए, जो आसानी से फैल गए। वे आमतौर पर सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके धीरे धीरे बढ़ते थे, लेकिन जब भी उन्हें सक्रिय शक्ति स्रोत का सामना करना पड़ता था तो उनकी संख्या बढ़ जाती थी। सैंडमैन आमतौर पर अधिकांश छोटे जहाजों से परेशान नहीं होते हैं। सीएफए का मानना है कि वे किसी घुसपैठिए को पकड़ने से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में खर्च की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा का लगातार आकलन कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की शुद्ध हानि होती है, इसका मतलब है कि वे एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। वेस को कैप्टन सिल्वेस्ट्रा का स्पष्टीकरण आकर्षक लगा। उनकी दो जातियों के बीच पूर्ण युद्ध की स्थिति के बावजूद सैंडमैन अक्सर खतरा पैदा नहीं करते थे। अपने प्रमुख विलुप्ति स्तर के आक्रमणों के अलावा वे अपने मौजूदा क्षेत्रों पर कब्जा करने में संतुष्ट थे। संभावना है कि मेरा मिशन हमें सैंडमैन अंतरिक्ष में ले जाएगा। क्या आपके पास कोई सलाह है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, आप जिस बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं उस पर अच्छी तरह नजर डालें। जहाज जितने बड़े होंगे, सैंडमैन की ओर से प्रतिक्रिया भड़काने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कोई नहीं जानता कि क्यों, लेकिन वे एपीटीएल में जहाजों का पता लगाने में सीएएफए की तरह ही सक्षम हैं। छोटे क्रीपर्स ने शायद सीएएफए फ्लैगशिप पर कब्जा कर लिया और हमारी तकनीक को रिवर्स इंजीनियर किया। यह काफी महत्वपूर्ण लग रहा था। शायद बाराकुंडा सैंडमैन से आगे निकलने में सक्षम होगा, लेकिन अगर उसका ग्राहक चाहता है कि वे अपने जहाज पर रहे, तो वे बाकी लोगों के साथ फंस सकता है। अध्याय 164 अतिरिक्त पाठ सीएएफए के अनुसार सैंडमैन ने पूरी तरह से अलग स्तर पर सोचा। रेत के इन बुद्धिमान झुरमुट्टों में हर चीज में पदार्थ या ऊर्जा शामिल थी। वे मानव जाति और उनके अनेक जहाजों तथा बस्तियों को एक चट्टान या एक पेड़ की तरह ही देखते थे। हालांकि मानवता को अपने मूल क्षेत्र में क्या हो रहा था इसकी केवल एक सीमित झलक थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पास एक जटिल समाज का अभाव था। उनकी संस्कृति अस्तित्वहीन थी और उनके समाज में उनकी रचना के मूल्य के आधार पर एक आयामी पदानुक्रम शामिल था। वे ऐसी जाति नहीं हैं जिनसे हम बात कर सकें। जैसे ही सभी ने अपनी मिठाई खत्म की, कैप्टन सिल्वेस्ट्रा ने कहा, यह या तो मार डालो या मार दिया जाएगा। ऊर्जा हथियार बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उच्च प्रभाव वाली क्षति से काम चल जाएगा। चूंकि वे इतने खतरनाक हैं, तो लोग उनके स्थान पर आक्रमण क्यों करते रहते हैं, यदि आप इसे ऐसा कह सकते हैं। सिलिकेट आधारित जीवन रूप के रूप में वे दुर्लभ और मूल्यवान खनिजों के प्रति बेहद जुनूनी हैं।
उनकी उच्च जातियों में विदेशी खनिजों को संसाधित करने या उन्हें अपने मुख्य क्षेत्रों में भेजने से पहले वर्षों तक जमा करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक आप मरने से डरते नहीं हैं, तब तक एक हमला समूह आसानी से एक छोटी कॉलोनी पर कब्जा कर सकता है और बड़ी मात्रा में विदेशी वस्तुओं पर कब्जा कर सकता है। जबकि सैंडरमैन के बड़े समूह ने एक बड़ा खतरा पैदा किया, छोटे समूह धीमे और बेवकूफ थे। जब तक हमलावर अतिरिक्त सेना के आने से पहले चले गए, उन्हें अच्छा लाभ हुआ। रात्रि भोजन के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। वेस के पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। सीमा क्षेत्र में पाए जाने वाले खतरे और अवसर आसानी से एक साहसी भविष्यवक्ता को समृद्ध कर सकते हैं। कि ज्यादा आकाशगंगा के मुख्य क्षेत्रों में स्थान का पहले ही मानचित्रण किया जा चुका था और विभिन्न शक्तियों द्वारा उस पर दावा किया जा चुका था। केवल आकाशगंगा के विशाल किनारे पर ही कोई अप्रत्याशित परिस्थिति से टकराकर अपनी किस्मत बदल सकता है। मैनक्रॉप की यात्रा के बीच में वेस को एक आश्चर्यजनक कॉल आया। मास्टर रोल्सन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने आभासी निवास में बुलाया। उन्होंने जो भी समाचार कार्यक्रम बिना सोचे समझे देखा, उसे तुरंत छोड़ दिया और जो एक बार का पता उन्हें दिया गया था, उससे जुड़ गए। उनके स्टेट रूम के उच्च गुणवत्ता वाले प्रोजेक्टर उसके परिवेश की महिमा को चित्रित करने के लिए दबाव डालते थे। वेस ने पहली बार प्रसिद्ध टाइटेनियम गार्डन को देखा। यह वास्तविक अंतरिक्ष और आभासी अंतरिक्ष दोनों में मौजूद था और दोनों अलग अलग तरीकों से शानदार दिखते थे। आभासी संस्करण एक अंतहीन त्रिआयामी टाइटेनियम उद्यान जैसा दिखता था। आभासी उद्यान में कोई ऊपर या नीचे नहीं था। मिट्टी के छोटे भूखंड टाइटेनियम के बाड़ों के ऊपर टिके हुए थे, जो स्वयं विभिन्न बेल के आकार के टाइटेनियम जाली के माध्यम से अन्य भूखंडों से जुड़े हुए थे। मिश्रित अभिविन्यास और तथ्य यह है कि उनके बीच बहने वाला पानी कभी भी उनके चैनलों से बाहर नहीं गिरा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरुत्वाकर्षण इस स्थान पर असंगत रूप से काम करता है। इसके निर्माण में शामिल आश्चर्यजनक जटिलता के बावजूद पूरा उद्यान सद्भाव में मौजूद प्रतीत होता है। यादृच्छिक वातावरण से कुछ पैटर्न प्राप्त करने की कोशिश करने और असफल होने के बाद भी वेस को सिरदर्द नहीं हुआ। एक धीमी ताली ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। उसने अपने शरीर को हिलाया और देखा कि उसका मालिक एक विदेशी बगीचे के केंद्र में एक दीवान पर आराम कर रहा था। नीली घास और लाल पत्तियां उसकी स्थिति के चारों ओर ऐसे घूमती थीं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हिलते डुलते पत्तों ने उन्हें एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया, खासकर जब कथानक उनके परिप्रेक्ष्य में उल्टा दिखाई दिया। नीचे आए। मास्टर रोल्सन ने घास से उभरी एक अन्य बेंच की ओर अपना सावधानी से सना हुआ हाथ दिखाते हुए कहा, कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। वेस को यह समझने में कुछ समय लगा कि अपना दृष्टिकोण कैसे बदलना है और बेंच पर कैसे बैठना है। उसने मास्टर रोल्सन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई स्कूली बच्चा अपना पहला पाठ शुरू करने के लिए उत्सुक हो। आज आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं इस समय मैनक्रॉप की ओर जा रहा हूँ। मैं आपके मिशन से अवगत हूँ। उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से जवाब दिया। उसके सिर पर सजे कई गहने एक अलग धुन के साथ झनझना रहे थे। उसके चमकीले सुनहरे बाल हवा के साथ बह रहे थे, जो नीले और लाल पत्तों के साथ स्पष्ट रूप से भिन्न थे। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि उसका मालिक उसे सीधे बुलाने के लिए अपने रास्ते से हट गया, तो वे इस खतरे में पड़ सकता है। क्या ग्रोनिंग मिशन इतना खतरनाक है? उसकी शांत आंखें उसके बैठे हुए रूप को निहारती रहीं। क्या आप जानते हैं कि मुझे वर्मीर ग्रुप द्वारा 80 से अधिक वर्षों से पाला गया है? उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने हजारों लोगों के एक बैच में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। वर्मीर समूह की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने संसाधनों और ध्यान के लिए एक दूसरे के खिलाफ सीधे प्रतिस्पर्धा की। वेस ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था।
उनकी सार्वजनिक जीवनी में केवल एक सूखे कथन का संक्षेप में उल्लेख किया गया था कि उन्हें वर्मीर समूह द्वारा एक गुप्त प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाला गया था। वेस को आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी पिछली कहानी क्यों सुनाई। अपने भाइयों और बहनों की तुलना में मैं सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं था और न ही मैंने सबसे अधिक दोस्त बनाए। फिर भी 80 साल बाद भी मैं ही मास्टर स्तर तक पहुंच पाया हूं। आप जानते हैं क्यों? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। मैंने अपने आप से कठोरता से व्यवहार किया। जहां मेरे प्रतिद्वंद्वियों ने 5 कोर्स पढ़े, वहीं मैंने 10 कोर्स पढ़े। जब उन्होंने एक आसान मिशन लेकर कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया, तो मैंने एक कार्यभार संभाला जिसने मुझे सीधे एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। मैंने ज्ञान और शक्ति की खोज में कभी ढिलाई नहीं बरती। वेस को समझ में आने लगा कि उसने उसे यह कहानी क्यों सुनाई। प्रत्येक महान मेक डिजाइनर ने अपने स्थान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत पर्याप्त नहीं है। उसने धीरे से उसे डांटा। दूसरे क्षण उसकी आंखें ठंडी होगी। निर्दयता की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर कोई एक ही तरह से शुरू करता है। केवल खुद पर दबाव डालकर ही आप खुद को तोड़ सकेंगे और इंसान से कहीं ज्यादा कुछ बना सकेंगे। केवल हमारे शरीर द्वारा लगाई गई सीमाओं से परे पहुंचकर ही आप वरिष्ठ और मास्टर स्तर तक पहुंच पाएंगे और अपने दिमाग से कई चमत्कार तैयार कर पाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बड़े रहस्य या सच्चाई का जिक्र किया हो। वेस थोड़ा खोया हुआ रहने लगा। तो क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात है कि मैं ग्रोइनिंग मिशन ले रहा हूँ? चलो मुझे इसे इस तरह से रखने दें। आपके जीवित रहने की वर्तमान संभावना 20% से भी कम है। वेस अपने अनुमान पर बहस करना चाहता था। यह अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से कम लग रहा था और संभवतः उसके सिस्टम में उत्पन्न लाभों को ध्यान में नहीं रखा गया था। फिर भी कुछ और तरकीबों से भी उनसे कितना फर्क पड़ा। सच कहें तो यह मिशन गलत कल्पना वाला है। वह हृदयहीन ढंग से आगे बढ़ती रही। आपका ग्राहक उधार की बुद्धिमत्ता पर बहुत अधिक निर्भर है और इसलिए सहज रूप से मान लेता है कि कोई अन्य खतरा मौजूद नहीं है। दुर्भाग्य से आपके लिए मिशन को छोड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा लग रहा था मानो मास्टर ओल्सन भी चिंतित हो गए हों। क्या इरादा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह पीछे हट जाऊं? जिस मिशन को उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था, उससे पीछे हटने से क्लिफोर्ड सोसाइटी के साथ उनकी स्थिति काफी हद तक खराब हो गई। वेस को भारी झटका लगेगा, लेकिन कम से कम वे जीवित रहने में सक्षम होगा। सोसाइटी के अन्य सदस्यों के विपरीत, वेस के पास सिस्टम और मास्टर ओल्सन के स्वयं के संगठन जैसे अन्य चैनलों तक पहुंच थी। उसने निराशा से उसकी ओर देखा। क्या आप सुन रहे हैं? वेस को पसीना आने लगा जब उसने अपना दिमाग उसकी बातों पर लगाया। उसका क्या मतलब था? वह उसे बताने लगी कि उसने कई चुने हुए लोगों के साथ अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अंत में केवल वे ही मास्टर में डिजाइनर की प्रतिष्ठित स्थिति तक पहुंचने में सफल रही। अच्छा, ऐसा है। उत्तर स्पष्ट हो गया। जितना अधिक दबाव होगा, आपको उतना अधिक लाभ होगा। जब तक आप जीवित रहेंगे, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया। भले ही उनमें खुद पर कुछ आत्मविश्वास की कमी थी, फिर भी उन्हें सिस्टम की शक्ति पर विश्वास था। मास्टर ओल्सन ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्हें पहली बार उनकी स्वीकृति मिली हो। बहुत अच्छा। अब जब आपने अपना संकल्प दिखा दिया है, तो मैं अपनी कुछ शिक्षाएं आप तक पहुंचाने को तैयार हूं। आप इसे अपने आगामी मिशन में बहुत उपयोगी पाएंगे। उसके वरदान को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक उसे इतनी जल्दी सिखा देगा। एक भव्य मास्टर में डिजाइनर के एक सत्र का मूल्य अथाह था। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, आपको एक और सबक सीखना होगा। हाँ, क्या आप जानते हैं कि मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद मेरे प्रतिद्वंद्वियों का क्या हुआ? वेस ने पिछले कुछ दशकों में वर्मीर समूह में उभरे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना।
क्या वर्मीर ग्रुप ने उन्हें गुमनामी में धकेल दिया था? जो कोई जीवित बचा, उसे मैंने मार डाला। यहाँ तक कि वर्मीर समूह को भी अलग खड़ा होना पड़ा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो काफी आनंद का संकेत दे रहा था। यदि आप कभी भी स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में पाते हैं तो अपने शत्रुओं से पूरी तरह निपटना सुनिश्चित करें। उसके शब्द सीधे उसके दिल पर लगे। वेस ने कार्टर गेट से लेकर रिकलिन कॉरपोरेशन तक बहुत सारे दुश्मन बनाए। इनमें से कई प्रभावों ने उनके प्रभाव को पूरी तरह से बौना कर दिया। भले ही वे लगातार उसकी जान को खतरा बताते रहे, विस्क केवल अपना मुंह बंद रख सकता था। यह भविष्य में सच नहीं हो सकता है। जब वह अंततः एक प्रभावशाली मेक डिजाइनर बन गया, तो वे समान स्तर पर सबसे शक्तिशाली प्रभावों से लड़ने में सक्षम हो गया। तभी उसे गंभीरता से प्रतिकार करना चाहिए। मास्टर रोल्सन चाहते थे कि वे एक भी छोटी बात कभी न भूलें। फिर भी वेस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सभी प्रतिस्पर्धी मरने के लायक थे। उन्होंने दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया। बेहतर होगा कि उसे और अधिक उत्तेजित न किया जाए। एक बार जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि वेस ने उसका पाठ समझ लिया है, तो उसने उसे यांत्रिकी और बल और ऊर्जा के बीच संबंध के बारे में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। संक्षिप्त परिचय के बाद उसने बात बदल दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यांत्रिकी अभी भी तलवारों और ढालों जैसे कम तकनीक वाले हथियारों का सहारा क्यों लेते हैं? मानव इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब हाथापाई की लड़ाई खत्म हो गई थी। हमारी अधिकांश वर्तमान गैर तकनीकी तकनीक जैसे टैंक और अंतरिक्ष यान विशेष रूप से उनके दूरगामी हथियारों की शक्ति पर निर्भर करते हैं। वे एक अलग प्रतिमान पर क्यों काम करते हैं? वेस ने अपने पिछले अध्ययनों में इसका उत्तर पहले ही सीख लिया था। क्योंकि मैचेस के पास उस बल को रोकने के लिए पर्याप्त कवच और गतिशीलता होती है जो पूरी तरह से दूरी पर अपने विरोधियों से लड़ने पर निर्भर करता है। जब कोई दुश्मन आपके चेहरे पर मुक्का मारने के लिए काफी करीब आ जाता है, तो रेलगन ज्यादा मददगार नहीं होगी। यहाँ मुख्य बात यह पहचाना है कि अद्वितीय गुणों का संगम हाथापाई हथियारों की कालानुक्रमिकता को एक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। उनके प्रयोग का तिरस्कार न करें। जब तक मैच कई लेजर बीम या गतिज प्रोजेक्टाइल का सामना करने के लिए पर्याप्त तेज और लचीला है, तब तक करीबी क्वार्टर युद्ध के लिए इसका उपयोग हमेशा होता रहेगा। कई विशेषज्ञों ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि घातक मारक क्षमता के विकास के साथ आदिम हथियारों का सहारा लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही मनुष्य क्लबों का उपयोग करने से लेकर बंदूकों का उपयोग करने तक विकसित हुआ, वैसे ही में अधिक सभ्य हो जाएंगे। पिछले कुछ समय से सदियों से लेजर, बैलिस्टिक और मिसाइलों की शक्ति वास्तव में बढ़ी है। पहली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के हथियारों के बीच अंतर काफी था। यहाँ तक कि सबसे सस्ती करंट रेंज लेजर राइफल भी पहली पीढ़ी के सबसे मजबूत उपकरणों में छेद कर सकती है। फिर भी जिन लोगों ने बेहतर कवच प्रणालियां विकसित की, वे कभी भी अधिक समय तक पीछे नहीं रहे। पारंपरिक मिश्र धातुओं के साथ अधिक लचीला कवच विकसित करने के साधन समाप्त होने के बाद उन्होंने विदेशी सामग्रियों और मिश्र धातु संपीड़न जैसी तकनीकों के उपयोग के माध्यम से अविश्वसनीय रूप से लचीला कवच विकसित करने का सहारा लिया। चूंकि आग्नेयास्त्रों और कवच का स्तर महत्वपूर्ण ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, हाथापाई हथियार कैसे टिके रहने में सक्षम है। वेस को उत्तर पता था, हालांकि उसने इसे अपने किसी भी पाठ्यक्रम से नहीं सीखा था। उनके पास स्टार फैंटासिया से लेकर नेस्टार सीजर, ऑगस्टस तक मेज की विभिन्न पीढ़ियों के साथ काम करने का अच्छा अनुभव था। इससे उन्हें मेक्स के क्रमिक विकास पर काफी परिप्रेक्ष्य मिला। कई पीढ़ियों के दौरान यांत्रिकी द्वारा लगाए गए बल की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। मेज का औसत आकार और द्रव्यमान हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। उनके इंजनों की शक्ति और उनकी कृत्रिम मांसलता की प्रभावशीलता में भी कई सफलताओं का अनुभव हुआ है। यह सही है। मास्टर रोल्सन ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियां छिड़कीं।
जिससे विभिन्न डिजाइनों का प्रक्षेपण सामने आया। उन सभी ने उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें उन्होंने अंगों को यांत्रिक बल प्रदान किया। अब मैं युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ति के बारे में आपका दिमाग खोलता हूँ। अध्याय 165 में मैनक्रॉफ वेस ने मास्टर ओल्सन के व्यक्तिगत व्याख्यान से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी शिक्षा को इस तरह से तैयार किया कि वे लगातार उनकी धारणाओं को चुनौती देती रही और कभी भी उनकी क्षमताओं से आगे नहीं बढ़ी। वह उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करना पसंद करती थीं। कई बार वे विभिन्न डिजाइन लेकर आई और नोट किया कि उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया। फिर उसने एक अलग लेकिन कुछ हद तक समान डिजाइन में बदलाव किया और वे इसको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह हमेशा सही उत्तर नहीं देता था, लेकिन जिस गति से उसने उसके पाठों को आत्मसात किया वे उसकी अपेक्षाओं से अधिक था। उनकी तीव्र प्रगति ने उन्हें कई और विषयों से गुजरने की अनुमति दी। बैटल मेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के लिए बनाई गई मशीनों का अध्ययन और अनुप्रयोग है। उसने शुरुआत में नोट किया, मेक उद्योग में यह विशेष रूप से हाथापाई से निपटने के लिए मेक को डिजाइन और अनुकूलित करने को संदर्भित करता है। मूल मशीन डिजाइन करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले किसी भी मशीन डिजाइनर को युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसने उन्हें समग्र फ्रेम को इस तरह से डिजाइन और आकार देने के लिए कई दृष्टिकोण प्रदान किए कि इसकी शक्ति और दक्षता अधिकतम हो। वेस ने अपने नए ज्ञान को लागू करने के कई अलग अलग तरीके सीखे। उन्होंने मेक को अलग नजर से देखना सीखा। वह अपने पैरों की लंबाई और विन्यास से बता सकता था कि एक मशीन कितनी तेजी से दौड़ सकती है। वह यह भी अनुमान लगा सकता है कि एक मशीन अपने विभिन्न अंगों के अनुपात से कितनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगी। बुनियादी बातों को ताज़ा करने के अलावा मास्टर ओल्सन ने अपना अधिकांश मूल्यवान समय उन्हें यह सिखाने पर केंद्रित किया कि मशीन को कैसे मजबूत किया जाए। वेस ने पहले से ही किसी मशीन की अतिरेक और कंपार्टमेंटलाइजेशन को बढ़ाकर उसकी अखंडता को बढ़ाना सीख लिया है। उन्होंने व्यापक क्षति को कम करने में सबसे अच्छा काम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसी डिजाइन के RF और CF को कितना बढ़ाया। इसका कोई मतलब नहीं था अगर एक बड़े प्रभाव ने नाजुक अंदरूनी हिस्सों को हिला दिया। कुछ संवेदनशील हिस्से जैसे प्रोसेसर और छोटे यांत्रिक घटक भारी झटके के कारण बहुत तेजी से खराब हो जाते हैं। इसलिए मास्टर ओल्सन ने उन्हें सिखाया कि सबसे संवेदनशील घटकों को सख्त करके इन प्रभावों को कैसे कम किया जाए। बड़ी मात्रा में बफर सामग्री जोड़ने के अलावा उन्होंने कुछ चतुर डिजाइन तरकीबें भी सीखी जो भारी प्रभावों को कम और कम कर सकती हैं। सत्र के अंत में उसके गुरुवार ने थके हुए लेकिन संतुष्ट भाव से उसकी ओर देखा। आपका दिमाग बहुत उज्जवल और एकाग्र है। आप एक आदर्श शिष्य हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मेरे लिए आपको एक मुख्य शिष्य के रूप में शामिल करने के लिए उपयुक्त आयु पार कर चुके हैं। तुम्हें अपने रास्ते पर स्वयं चलना होगा। वेस को उसके अफसोसजनक शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते थे। उनके मुख्य शिष्य बनने का मतलब था कि वह बहुत सारे अवसर प्राप्त करने के साथ साथ स्टार क्षेत्र के सबसे महान में एक डिजाइनरों में से एक से लगातार ट्यूशन भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अवसर के लिए कोई भी अपनी मां को मार डालेगा। मैं आपके प्रयासों के लिए आभारी हूँ, गुरुवार। आपकी शिक्षाओं ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी हैं। उसकी विशिष्ट सामग्री व्याख्यान उन बुनियादी बातों से परे था जो वह लीमर में एक पाठ्यक्रम से सीख सकता है। मास्टर ओल्सन ने अपनी शिक्षाओं में काफी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टियां जोड़ी। यांत्रिकी और इंजन डिजाइन में एक विशेषज्ञ के रूप में उनके पास मशीन को डिजाइन करने के तरीके पर एक अद्वितीय डिजाइन दर्शन था। मास्टर ओल्सन ऐसे डिजाइनिंग उपकरणों के बहुत पक्षधर थे जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाए गए हों। एक प्रतिष्ठित मास्टर से इस तरह के दृष्टिकोण का अनुभव करना बहुत कम मेक डिजाइनरों को प्राप्त एक विशेषाधिकार था। उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम ऊपर उठकर शुरुआत की।
एक बार जब मास्टर ओल्सन ने कॉल काट दी तो वेस अपने स्टेट रूम में वापस बैठ गए और उन्होंने जो सीखा उसे आत्मसात कर लिया। उनके गुरुवार ने एक पूरक पाठ्य पुस्तक भी दी थी जो उन्हें विभिन्न तरीकों को लागू करने के लिए अंतर्निहित डेटा और सूत्र प्रदान करती थी। सौभाग्य से यह उन हास्यास्पद सुरक्षा उपायों के साथ नहीं आया जो क्लिफोर्ड सोसाइटी अपनी अधिक मूल्यवान पुस्तकों पर उपयोग करना पसंद करती थी। चूंकि वे पहले से ही इस क्षेत्र का सार समझ गए थे, इसलिए उन्हें इसकी सामग्री में महारत हासिल करने के लिए केवल 1 सप्ताह की आवश्यकता थी। उसने अपने स्टेटस पर फोन किया। स्थिति नाम वेस लार्किंसन। पेशा अप्रेंटिस में एक डिजाइनर। विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन। बिंदु 33,216 गुण। ताकत 0.8। निपुणता 0.8। धैर्य 0.8। बुद्धिमत्ता 1.8। रचनात्मकता 1। एकाग्रता 1.7। तंत्रिका योग्यता एफ। कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता आई असेंबलर प्रवीणता आई बैटल मेक्ट्रोनिक्स। शिक्षु व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम विद्युत अभियंत्रण अप्रेंटिस स्ट्रक्चरल पाथवे कॉन्फ़िगरेशन आई अंकशास्त्र। तनख्वाहदार मजदूर यांत्रिकी जर्नीमैन जूरी रिगिंग आई स्पीड ट्यूनिंग आई धातु कर्म जर्नीमैन मिश्र धातु संपीर्ण आई तत्वमीमांसा। अक्षम भौतिक विज्ञान जर्नीमैन निर्देशित ऊर्जा हथियार अनुकूलन आई हल्के कवच अनुकूलन आई मध्यम वजन कवच अनुकूलन आई हाथापाई हथियार अनुकूलन आई क्षमताएं। सुपर पब्लिश उपलब्ध वर्ष में 1 बार सक्रिय किया जा सकता है। मूल्यांकन एक युवा लेकिन मूर्ख मेक डिजाइनर जो आग की ओर आकर्षित पतंगे की तरह खतरे का सामना करता है। उनकी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। उन्होंने मुख्य रूप से नोट किया कि उन्होंने काफी डीपी अर्जित की। क्लाउडी कर्टेन से हटने के बाद से उनकी वर्चुअल मशीन की बिक्री तेजी से बढ़ती रही, जबकि यंग ब्लड की बिक्री पहले ही धीमी हो गई थी। ओल्ड सोल को पंच जैसी स्थिति मिलनी शुरू हो गई थी। मैक प्रशिक्षु आपके राइफलमैन मॉडल को एक मील का पत्थर मानते हैं जिसमें उन्हें महारत हासिल करने की आवश्यकता है। गेविन ने उन्हें एक नियमित रिपोर्ट में बताया, जो कोई भी पुरानी आत्मा को उसकी इच्छित भूमिका में नियोजित करने में सक्षम नहीं है उसे कचरा माना जाता है। वेस को नहीं पता था कि उसके शब्दों के बारे में क्या सोचा जाए। वह जानता था कि इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने में गेविन का हाथ था। उनका काम मॉडल की बिक्री बढ़ाना था। किसी भी मामले में यह बहुत गंभीर नहीं लगता है और इससे भविष्य में युवा शक्तिशाली लोगों को फायदा हो सकता है यदि वे ओल्ड सोल की धैर्यपूर्ण पायलटिंग शैली में महारत हासिल कर लें। वेस ने अपने स्टेटस में आगे जो लिखा वह यह था कि बैटल मेक्ट्रोनिक्स एक मुख्य कौशल बन गया। तकनीकी रूप से इसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि कंप्यूटर विज्ञान से कई अंतर्दृष्टि शामिल की गई ताकि इसे स्क्रैच से एक मशीन को डिजाइन करने की नींव प्रदान की जा सके। इस प्रकार वेस ने इसे एक प्रकार का संलयन कौशल माना। 3 मूलभूत कौशलों में पर्याप्त आधार के बिना वे कभी भी इतनी आसानी से बैटल मेक्ट्रोनिक्स में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। फिर भी भले ही उनका कंप्यूटर विज्ञान कौशल पिछड़ गया हो, लेकिन आंतरिक चीजों को मजबूत करने पर उनके वर्तमान ध्यान के लिए उस क्षेत्र में बहुत कम ज्ञान की आवश्यकता थी। उन्होंने इस कमी वाले कौशल को निखारने के लिए अपने पर्याप्त डीपी में से कुछ को बख्शने पर विचार किया, लेकिन अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे निकट भविष्य में किसी मशीन की प्रोग्रामिंग के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत पड़ेगी। एक बार जब मैं मूल मशीन डिजाइन करना शुरू कर दूं तो यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई उपयोग नहीं है। बैटल मेक्ट्रोनिक्स में अप्रेंटिस स्तर तक पहुंचने के 1 दिन बाद बाराकोडा ने आखिरकार मैनाक्रॉपिट सिस्टम में अपना रास्ता बना लिया। सिस्टम के केंद्र में एक मंद लाल बना तारा इसके अनियमित ग्रहों के जोड़े को दयनीय मात्रा में प्रकाश प्रदान करता है। लाल बौनों को आकाश गंगा का भाग माना जाता था,
यह एक तारे का सस्ता बड़े पैमाने पर उत्पादित संस्करण था जो बहुत धीमी गति से जलता था लेकिन परिणाम स्वरूप काफी लंबे समय तक चलता था। स्टार सिस्टम के मूल्य की समग्र कमी को दर्शाने के अलावा इनमें से कोई भी ज्यादा मायने नहीं रखता। किसी भी परिणाम का एकमात्र सच्चा उपग्रह इसकी गैस विशालकाय थी। पीले मोती जैसे ग्रह में उच्च घनत्व के संश्लेषण में एक आवश्यक घटक के महत्वपूर्ण निशान थे जहाज ग्रेड ईंधन। तथ्य यह है कि इस तरह के एक सामान्य लाल बौने के पास इतनी मूल्यवान गैस विशाल थी जिससे बहुत से लोगों को अपना सिर खुजलाना पड़ा। यह ऐसा था मानो किसी बूढ़े किसान ने एक खूबसूरत सुपर मॉडल से शादी कर ली हो। वह CAFA का ईंधन स्टेशन है। बेहतर होगा कि उस स्थान के आसपास कहीं भी न जाएं। सिल्वेस्ट्रा ने मुख्य डिस्प्ले को संबंधित स्टेशन के क्लोजअप में बदलते समय नोट किया। यह गैस दानव के ऊपर अलसत पूर्वक परिक्रमा करता रहा। बड़ी संख्या में हार्वेस्टर जहाज गैस विशाल की ऊपरी परतों तक उड़ गए और घर लौटने से पहले धीरे से कुछ गैस एकत्र की। युद्धपोतों की एक छोटी सी गश्त ने यह सुनिश्चित कर दिया कि किसी को भी स्टेशन पर कोई जानकारी न हो। इसमें 2 विध्वंसक और फ्रिगेट का एक छोटा बेड़ा शामिल था जो किसी भी आकस्मिक समुद्री डाकू घुसपैठ की धमकी देने के लिए पर्याप्त था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने वाहन गश्ती दल को घेर लेते थे। युद्धपोत अपने प्रचुर तीव्र फायर तोप बुर्जों से उन्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देते थे। बाराकुडा को गैस विशाल की कक्षा को पार करने और आंतरिक प्रणाली में प्रवेश करने में केवल कुछ घंटे लगे। एक लाल बौना काफी हल्का था जिसका मतलब था कि किसी भी प्रकार के जहाज केंद्र के करीब जाने में सक्षम होंगे। इससे सभी का काफी समय बच गया। हम मैनक्रॉफ्ट इंडिपेंडेंट हार्बर से 30 मिनट की दूरी पर हैं। जो भी उनके ट्रैफिक नियंत्रण का दिखावा करता है वह पहले से ही हमारा स्वागत कर रहा है। कैप्टन सिल्वेस्ट्रा ने वेस को सूचना दी। क्या किसी और ने हमें संदेश भेजा है? सामान्य अवांछित आग्रहों के अलावा नहीं सर। फिर वही करो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। उसने उसे सिर हिलाया और संक्षिप्त उत्तर भेजने के लिए पीछे मुड़ी। हम मैनक्रॉफ्ट आई के चारों ओर परिक्रमा करेंगे और दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखेंगे। मेरा सुझाव है कि आप सुनिश्चित करें कि आपका पायलट चचेरा भाई किसी भी समय अपने विमान में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी विचार रखने से रोकने के लिए समय समय पर कुछ ताकत दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। जर्जर अंतरिक्ष स्टेशन ने सिस्टम में एकमात्र अन्य आबादी वाली उपस्थिति के रूप में कार्य किया। किसी ने भी उस बदसूरत भूरे ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने की जहमत नहीं उठाई जिसकी उसने परिक्रमा की थी, इसलिए पड़ोस का हर जहाज तथाकथित स्वतंत्र बंदरगाह की ओर चला गया। अंतरिक्ष स्टेशन का इतिहास बहुत सामान्य था। CAFA द्वारा अपना ईंधन स्टेशन बनाने के कुछ ही समय बाद एक गिरोह अचानक सामने आया और एक निष्क्रिय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए धन जुटाया। बोसी कबीले के नेतृत्व में इस समूह के पास सत्ता पर बने रहने और अपने छोटे से अंतरिक्ष स्टेशन को भाग्य चाहने वालों के लिए एक नियमित पड़ाव बिंदु में बदलने के लिए पर्याप्त ताकत और दूरदर्शिता थी। सभी प्रकार के लोग गैलेक्टिक रिम की ओर आते हैं, सिल्वेस्ट्रा ने धैर्यवान स्वर में समझाया। अगर वह जवाब नहीं देती तो वेस बस पूछती रहती। उसने कुछ सहायक प्रक्षेपणों को बुलाया जिसमें अन्य जहाजों को कक्षा में दिखाया गया। मैला ढोने और समुद्री डकैती के बीच की रेखा अक्सर किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से इतनी दूर धुंधली हो जाती है। यहाँ तक कि CAFA भी इन हिस्सों में कानून लागू करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। गैलेक्टिक रिम में अरबों तारे और कई प्रकाश वर्ष का स्थान शामिल है। कोमोडो स्टार सेक्टर की विशुद्ध प्रशासनिक सीमाओं के अंतर्गत आने वाला हिस्सा पहले से ही कई लाखों सितारों को शामिल करता है। भले ही तारों का क्षेत्रीय घनत्व कम हो, जब तक आपने सही तारा चुना है तब तक कई खजाने पाए जा सकते हैं। बोसीज अभी भी सत्ता में कैसे हैं? वेस ने उत्सुकता से पूछा। कक्षा में कुछ जहाज इतने बड़े दिख रहे थे कि उनमें मेच की पूरी कंपनियां तैनात की जा सकती थीं।
यदि कक्षा में मौजूद प्रत्येक जहाज अपने उपकरणों को हटा दे, तो वे निश्चित रूप से अंतरिक्ष स्टेशन पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कभी भी सीमा नहीं लांघी। बोसीज जानते हैं कि लोग अपना व्यापार करने के लिए आसानी से कहीं और जाना चुन सकते हैं, इसलिए वे कटौती करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। वे खजाना खोजने वालों से सस्ते में खरीद कर और सभ्य स्थान पर अपने संपर्कों को ऊंचे दाम पर बेचकर अच्छा जीवन यापन करते हैं। यह स्मार्ट लग रहा था। उनके उदार व्यवहार ने उन्हें बहुत सारे दोस्त बनाने की अनुमति दी। मैनक्रॉफ्ट सिस्टम सीमा के काफी करीब है। क्या अंतरिक्ष स्टेशन पर कभी रेतियों द्वारा हमला किया गया है? कभी नहीं। लाल बौने 1 दर्जन में 1 पैसा हैं। वे मंद हैं, इसलिए वे रेतियों को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इसका कम द्रव्यमान भी इसे नेविगेट करने में कठिन बनाता है। इसके अलावा वे संसाधन बंदोबस्ती में भी कमजोर हैं। इसलिए सैंडमैन शायद ही कभी मैनक्रॉफ्ट जैसे लाल बौनों से मिलने की रहमत उठाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बोसीज ने इस प्रणाली में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का निर्णय लिया। इसमें न केवल प्रीमियम ईंधन तक आसान पहुंच है, बल्कि यह रेतीले लोगों के खिलाफ सुरक्षित बंदरगाह भी प्रदान करता है। क्योंकि किसी और ने उसके जहाज की सराहना नहीं की, इसका मतलब था कि उसका ग्राहक इस समय कहीं और होगा। कुछ दिन शेष रहते हुए बेस ने अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने पर विचार किया। ये सच था, मानव अंतरिक्ष की सीमा। क्या बंदरगाह पर जाना सुरक्षित है? उन्होंने बड़े लेकिन पुराने अंतरिक्ष स्टेशन और वर्तमान में इसके घाटों पर खड़े मुट्ठी भर जहाजों की ओर इशारा करते हुए पूछा। बिना अनुरक्षण या किसी आश्वासन के नहीं, कप्तान ने उत्तर दिया। बोसीज स्टेशन पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बंदरगाह को चौथे दर्जे का राज्य घोषित करने के उनके सभी दावों के बावजूद यह अभी भी चोरों का अड्डा है। कि एक शर्म की बात है, वेस भाग्य को लुभाने से बेहतर जानता था। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि अदृश्य आंखें उसके बिल्कुल नए जहाज को घूर रही हैं। एक चमकदार आर्कन क्लास कारवेट ने उन लोगों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान पुरस्कार प्रस्तुत किया जो पूर्ण गति को महत्व देते थे। किसी भी आने वाली ओलावृष्टि के बारे में मुझे सूचित करते रहें। प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं करने के कारण बेस अपने स्टेट रूम में लौट आया और अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी। जब से उसके मालिक ने उसे खतरों के बारे में आगाह किया, उसने मिशन को छुट्टियों की तरह मानना बंद कर दिया।